नमस्कार साथियों, आप सबको मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं कार्ल मार्क्स के अधिसंरचना तथा अधोसंरचना के संबंध में। ठीक है, ये अधिसंरचना तथा अधोसंरचना क्या होते हैं, इससे पहले हम मार्क्स की कुछ कृतियों के बारे में जान लेते हैं और उसका जो जीवन चित्रण है उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था ये ट्रियर नगर के एक यहूदी परिवार में 5 मई 1818 को हुआ था। उनके जो पिता थे वकील थे और उन्होंने ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया था। मार्क्स की जो शिक्षा 1830 से 1835 तक ट्रियर के एक अच्छे स्कूल ट्रियर जिम्नेजियम में ही होती रही। उन्होंने अपने स्कूल की अंतिम परीक्षा के लिए जो निबंध चुना उसका जो शीर्षक था पैसा चुनने के संबंध में एक तरुण के विचार। ठीक है, उसका जो शीर्षक था पैसा चुनने के संबंध में एक तरुण के विचार। इस संबंध में ये पता चलता है कि यह 17 वर्षीय बालक ने उस समय की मानवता की त्यागपूर्ण सेवा करने में अपनी जीवन की सार्थकता समझी थी। उसी प्रकार कार्ल मार्क्स की विचारधाराओं पर उस समय की अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का प्रभाव स्पष्ट था। पूंजीवाद का विकास हो जाने के कारण यूरोप के कई देशों में सामंतों और भूदासों के बीच के संबंधों के अवशेष अधिकाधिक रूप में असहमा ब्राह्मिक समक बन चुके थे। हर कहीं बड़े पैमाने के पूंजीवादी जो प्रलेख होते थे, विकास के साथ साथ किसानों तथा दस्तकारों की दशा भी बिगड़ गई और सर्वहारा वर्ग पैदा हो गया था। मार्क्स ने अपने विद्यार्थी जीवन में हीगल की कृतियों से परिचित कर लिया था और वामपंथी हीगलवादियों से संपर्क बढ़ाना भी शुरू कर दिया था। मार्क्स की जो अच्छा बोन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनने की थी, परंतु उसकी सुविधा न मिलने पर आपने अप्रैल 1842 में रैनिस ज़ाइटुंग नामक पत्रिका के काम करना शुरू किया और उसके संपादन भी बन गए। इसी संबंध में इस पत्रिका के कालमों के द्वारा मार्क्स ने एशिया और समूचे जर्मनी में उस समय पाए जाने वाले राजनीतिक और धार्मिक उत्पीड़न के विरुद्ध भी आम जनता के हितों के पक्ष में आवाज़ उठाई थी। मार्क्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद पर भी अपने विचार प्रस्तुत किया, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर भी अपने विचार प्रस्तुत किए थे। और जो आज हमारा जो टॉपिक है अधिसंरचना तथा अधोसंरचना, ये मार्क्स का लेखन की एक प्रमुख अवधारणा है। ठीक है, मार्क्स ने जो समाज की जो संरचना है उसको 2 भागों में विभाजित कर दिया है। मार्क्स ने समाज की संरचना को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है। समाज के सबसे ऊपरी भाग को उन्होंने अधिसंरचना, ठीक है, फिर तथा उसके जो निचले भाग है अथवा बुनियादी भाग को अधोसंरचना की संज्ञा दी है। जिस प्रकार जैसे कि उत्पादन शक्ति और उत्पादन संबंधों, ठीक है, एक हो गया उत्पादन शक्ति और एक हो गया उत्पादन संबंधों के योग से ही निर्मित समाज की आर्थिक संरचना को ही मार्क्स ने अधोसंरचना कहा है। ठीक है, मार्क्स ने अधोसंरचना का निर्माण किस पर व्यतीत किया है? उत्पादन शक्ति और उत्पादन संबंधों के योग, जहाँ उत्पादन शक्तियाँ होती हैं और जहाँ उत्पादन संबंध, ये दोनों के योग को ही उन्होंने आर्थिक संरचना को ही मार्क्स के अधोसंरचना के रूप में इसे कहा गया है। वहीं मार्क्स का कहना है कि व्यक्ति का धर्म, साहित्य, कला और संस्कृति, ठीक है, व्यक्ति का जो धर्म, साहित्य, कला और संस्कृति जो समाज की अधिसंरचना, सुपर स्ट्रक्चर का प्रतिनिधित्व करते हैं, वही धर्म, साहित्य, कला, संस्कृति जो समाज की अधिसंरचना का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो क्या होता है? अधिसंरचना या सुपर स्ट्रक्चर कहलाते हैं। सभी के निर्धारण का जो कारक रूप से आर्थिक व्यवस्था है, जैसी अर्थव्यवस्था होगी उसी के अनुरूप धार्मिक, राजनीतिक और कलात्मक चिंतन भी होगा। तो इस प्रकार अधिसंरचना और अधोसंरचना, जहाँ पर उत्पादन शक्ति और उत्पादन संबंधों के योग से निर्मित आर्थिक संरचना को ही मार्क्स ने अधोसंरचना कहा है। वहीं अधिसंरचना उन्होंने व्यक्ति का धर्म, साहित्य, कला और संस्कृति जो समाज की
अधिसंरचना का प्रतिनिधित्व करते हैं। वहीं हम देखते हैं मार्क्स की कृतियों में सामाजिक संरचना के संबंध में जो विचार व्यक्त किए हैं, ठीक है, उसके अध्ययन से पता चलता है कि सामाजिक संरचना को मार्क्स ने 2 भागों में विभाजित कर दिया था और समाज के संपूर्ण ढांचे के जो ऊपरी भाग होते हैं उन्होंने उसे अधिसंरचना कहा है, जबकि बुनियादी भाग, निचले भाग को उन्होंने अधोसंरचना कहा है। इन दोनों के सम्मिलित रूप से ही समाज की संपूर्ण संरचना का निर्माण होता है, ठीक है। इन दोनों के सम्मिलित रूप से ही, दोनों के संबंध से ही समाज का क्या होता है, संपूर्ण संरचना का निर्माण होता है। मार्क्स के अनुसार सामाजिक संरचना मनुष्य के सामाजिक जीवन या अस्तित्व की एक अभिव्यक्ति होता है, ठीक है। मार्क्स के अनुसार सामाजिक संरचना क्या होता है, मनुष्य के सामाजिक जीवन या अस्तित्व की एक अभिव्यक्ति होती है और मनुष्य के सामाजिक अस्तित्व की बुनियादी बात यह है कि अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे, जिनके कारण उसका जीवित रहना संभव होता है, ठीक है। अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होते रहे, जिसके लिए उसका जीना रहना संभव है। और स्पष्ट शब्दों में जीवित रहने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य को परिश्रम करना चाहिए, ठीक है, ना कि कोई भगवान हमें परिश्रम करके अपनी जीविका यापन करने की कोई सुविधा दे दे। मनुष्य को स्वयं ही परिश्रम करना चाहिए अपनी जीविका को चलाने के लिए। इन चीज़ों की पूर्ति भगवान, आत्मा या परमात्मा नहीं करेंगे, इसके लिए तो स्वयं ही मनुष्य को ही परिश्रम करना होगा। परंतु केवल मनुष्य से ही काम नहीं चलेगा। अगर इन भौतिक वस्तुओं के उत्पादन के लिए आवश्यक उत्पादन के साधन उपलब्ध ना हो, दूसरे शब्दों में मानव अस्तित्व के लिए आवश्यक भौतिक मूल्यों, भोजन, कपड़ा, मकान आदि के उत्पादन के लिए उसे जो उत्पादन के जो उपकरण होते हैं उनकी आवश्यकता होती है, परंतु मनुष्य इन उत्पादन के उपकरणों से तब तक भौतिक मूल्यों का सृजन नहीं कर सकता जब तक उसे उत्पादन अनुभव ना हो, श्रम कौशल का ज्ञान ना हो। जैसे कोई व्यक्ति ज्ञानी नहीं है, ठीक है, अशिक्षित होता है, तो व्यक्ति अपनी जीविका को चलाने के लिए कितने भी उसे साधन मिल जाए तो उस साधन का प्रयोग वो अपनी जीविका को चलाने के लिए नहीं कर सकता। मनुष्य के उत्पादन के उपकरणों का जो प्रयोग होता है वर्तमान में अनुभव तथा श्रम कौशल पर आधारित होता है, ठीक है। वर्तमान समय में देखा जाए, व्यक्ति यदि अपनी जीविका को चलाना चाहता है तो व्यक्ति को ज्ञानी भी होना चाहिए, कार्य में कुशलता भी होना चाहिए, तभी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति बराबर कर सकता है। कहीं ना कहीं इसी प्रक्रिया के दौरान और भी स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि किसी समाज विशेष की जो उत्पादक शक्ति, ठीक है, किसी समाज विशेष की जो उत्पादक शक्ति 3 तत्व या उसके 3 अंग होते हैं। एक हो गया मनुष्य स्वयं, उत्पादन के उपकरण तथा उत्पादन अनुभव, उत्पादन के उपकरण तथा उत्पादन अनुभव, वो हो गया श्रम कौशल, ठीक है। मनुष्य स्वयं अपनी जीविका पार्जन को चलाने के लिए स्वयं एक मनुष्य होता है, उत्पादन के उपकरण और उत्पादन का अनुभव, उसे अनुभव होना चाहिए कि हम उत्पादन की प्रक्रिया को कैसे उत्पादित करें, और श्रम कौशल, कार्य में कुशलता भी होना अनिवार्य होता है। यह भी सच है कि मनुष्य उत्पादन क्रिया करता है, परंतु ये भी सच है कि वो इस काम को एक दूसरे से अलग रहकर नहीं कर सकता, क्योंकि समाज में अनेक प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं जहाँ व्यक्ति अकेले किसी कार्य को पूरा नहीं कर सकता, जहाँ पर उन्हें अंतर संबंधित या एक दूसरे के साथ रहकर भी उस कार्य को पूरा कर सकते हैं, जहाँ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति बराबर कर सकते हैं। अतः उत्पादन प्रत्येक समय में और प्रत्येक परिस्थिति में सामाजिक उत्पादन होता है, क्योंकि उत्पादन क्रिया के लिए आवश्यक है कि लोग आपस में सहयोग करें, ठीक है। उत्पादन क्रिया के लिए आवश्यक हो जाता है कि लोग आपस में एक दूसरे का सहयोग करें, जहाँ उसकी जीविका पार्जन बराबर हो। इस प्रकार उत्पादन क्रिया के दौरान एक दूसरे से सहयोग करते हुए तथा परस्पर आदान प्रदान के माध्यम से उत्पादन कार्य में लगे हुए मनुष्य आपस में कुछ निश्चित उत्पादन संबंधों को स्थापित करते रहेंगे। आर्थिक संबंध व्यक्ति की स्वेच्छा पर आश्रित न होते हुए भी वरन एक समय विशेष में पाई जाने वाली उत्पादक शक्ति के अनुरूप होते हैं। और जैसे दासत्व युग में जो उत्पादन संबंध स्वामी और दास में था, वह आर्थिक संबंध सामंतवादी युग में जमींदार और किसान के बीच देखने को नहीं मिलता था, और इनके बीच का संबंध अब पूंजीवादी तथा श्रमिक में पाए जाने वाले आर्थिक संबंध से बिल्कुल भिन्न होता है। जैसे मार्क्स के अनुसार उत्पादन शक्ति और उत्पादन संबंधों के संपूर्ण योग से ही, ठीक है, उत्पादन शक्ति
और उत्पादन संबंधों के संपूर्ण योग से ही समाज की जो आर्थिक संरचना होती है उसका निर्माण होता है, जिसको मार्क्स ने अधोसंरचना कहा है, जहाँ वो उसके ऊपरी भाग को, क्योंकि यही वास्तविक नींव है जिस पर कि समाज की अधिसंरचना खड़ी होती है। अधिसंरचना के अंतर्गत सामाजिक जीवन के अन्य पक्ष जैसे कि सामाजिक, राजनीतिक, बौद्धिक, वैधानिक, सांस्कृतिक आदि आते हैं। ठीक है, जहाँ इसके अंतर्गत अन्य पक्ष सामाजिक, राजनीतिक, बौद्धिक, वैधानिक, सांस्कृतिक आदि आते हैं। तो ये कार्ल मार्क्स की अधिसंरचना तथा अधोसंरचना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। धन्यवाद।